टैक्सेशन नया चैप्टर 17 नंबर चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फिर से इंडियन इकोनॉमी पर आ गए हैं हम लोग। इंडिया में टैक्स का सिचुएशन क्या है, किस प्रकार से टैक्स से संबंधित हर बात को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पर एक होता है टैक्स। टैक्स होता क्या है मतलब? टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो टैक्स कहने का मतलब टैक्स एक प्रकार का इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का साधन है ना। समझ में आ रहा है ना कि हम कमा रहे हैं फिर भी हम अपना इनकम को किसी के साथ बांट रहे हैं कि उससे कुछ ना कुछ काम हो, डेवलपमेंटल वर्क हो, चाहे कुछ भी है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती है और हम लोग पर बाध्यता है कि उसको भरना ही है, ऑब्लिगेशन है हम लोग पर, उसको फिल करना है। तो मान लो कि हम जो कमाते हैं उसी पर ना टैक्स लगता है। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स अगर 20% है तो 20% हमको टैक्स देना पड़ेगा टोटल। तो रियल में टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स होता क्या है? टैक्स में दो कंसेप्ट होता है। एक होता है टैक्स किस पर लगाया जा रहा है और किस पर किससे वसूला जा रहा है। तो टैक्स जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है, तो यह दो टाइप्स का जो टैक्स है अगर उसको देखते हैं तो अगर कोई टैक्स है, टाइप 1 में देखते हैं, दो टर्म होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और एक होता है अब यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है डिफरेंस है, छोटा सा है, सब बोल सकते हो छोटा सा डिफरेंस है टैक्सेशन में। तो डायरेक्ट क्या हो गया, जिस पर लगाया जाता है टैक्स उसी से अगर वसूला जाए तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्टली उससे वसूल रहे। समझ में आया? है ना। तो अगर हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को तो यहाँ पर दो चीज होता है। एक होता है इंसिडेंस और एक होता है इम्पैक्ट। मतलब किसके द्वारा लगाया गया, इसको हिंदी में बोलते हैं आरोपित। और मतलब इसका इम्पैक्ट मतलब किसको भुगतान करना है, इसको बोल सकते हैं टू पे, मतलब जो भुगतान करेगा। तो यहाँ पर एक समझ लेना, जिस पर लगाया जाता है और वही भुगतान, मान लो कि जिस पर लगाया गया और वही भुगतान भी कर दिया तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और जिस पर लगाया गया वह भुगतान नहीं किया, कोई दूसरा भुगतान किया तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? टैक्स कितने टाइप्स का हो गया? दो टाइप्स का। कंसेप्ट समझ में आया ना। मतलब जिस पर लगा रहे हैं टैक्स वही उसका पेमेंट करे तो इनडायरेक्ट टैक्स, और जो जिस पर लगा रहे हैं वह नहीं पेमेंट कर रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब देखो इनकम टैक्स है तो किसी आदमी पर लगाया गया, इनकम पर लगाया गया, उसी से वसूल लिया गया। लेकिन वही सब जीएसटी लगाया गया, जीएसटी तो सामान पर लगाया जाता है लेकिन वसूला किससे जाता है? किसी दूसरे कस्टमर से। तो इन्हें बहुत सारा टैक्स सिस्टम चलता है। जैसे आज वैट है, था कुछ पहले, अभी आ गया उसके जगह पर जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्स के बारे में बहुत कुछ जानना है।
टैक्स रेट के आधार पर भी टैक्स का अलग अलग टाइप रख दिया गया है, जिसे बोल सकते हो कि अलग अलग मेथड है टैक्सेशन का। इसको लिख लिए? यस सर। तो यहाँ पर एक छोटा सा टर्म बना लेना। मेथड ऑफ टैक्सेशन जनरली 4 प्रकार का मेथड होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे बुक में तुमको 3 प्रकार का लिखा होगा, लेकिन हम 4 पढ़ा रहे हैं। दूसरा होता है ना रिग्रेसिव टैक्स। टैक्सेशन। तीसरा हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शनेट टैक्स। टैक्सेशन। चौथा हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन, लिखवा दिए, और डिग्रेसिव टैक्सेशन। अभी चारों है क्या, हम एक ग्राफ के, इसमें बुक में तुमको बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम एक ग्राफ के आधार पर हम नॉर्मली ड्रॉ कर देते हैं। इधर मान लो कि टैक्स रेट, और इधर तुम्हारा है इनकम। तो एक होता है, मान लो कि टैक्स रेट मान लो कि 10%, 5%, 10%, 15%, 20%। इनकम इधर की ओर बढ़ेगा, टैक्स रेट इधर की ओर बढ़ेगा। तो एक हो सकता है कि जैसे जैसे तुम्हारा इनकम आज 1 लाख कमाते हैं तो कुछ 10,000 कमाते हैं तो कुछ और इनका टैक्स रेट, 20 लाख 50,000 कमाते हैं तो कुछ और, है ना, 1 लाख कमाते हैं तो कुछ और। तो अगर इनकम बढ़ते हैं तो उसके साथ टैक्स रेट अगर बढ़ते जाए, इनकम बढ़े उसके साथ टैक्स रेट बढ़ते जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। लेकिन वही तुम्हारा इनकम बढ़ते जाए तो कुछ दूरी तक टैक्स रेट बढ़े। जैसे मान लो कि यहाँ से इनकम बढ़ना शुरू हुआ, कुछ दूरी तक टैक्स रेट बढ़े, लेकिन कुछ लिमिट के बाद कि कह दिया कि अब 30% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा इनकम पर, तो उतना के बाद वह फिक्स हो जाए टैक्सेशन, तो उसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन। अगर ऐसा हो कि मतलब इनकम कितना भी रहे, टैक्स रेट हमेशा फिक्स ही रहे, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे टैक्स रेट हम फिक्स कर दिए, कितना ही रहेगा, इनकम कितना भी बढ़ा लो, चाहे तुम 1,000 कमाओ तो ये उसका 10% टैक्स देना है, 1 लाख कमाओ तो ये 10% टैक्स देना है। तो फाइनली तुम्हारा वैसा टैक्स कहलाएगा प्रोपोर्शनेट टैक्स। और तुम्हारा मतलब कि कम कमाने वाला ज्यादा टैक्स दे, ज्यादा कमाने वाला कम टैक्स दे, वैसा टैक्स को कहते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन। सिस्टम समझ में आया ग्राफ से? सर डिग्रेसिव टैक्स तो 2 बार कर दिए हैं। 2 बार? हम्म। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव
दो लिखो ना। यस सर, आ गया समझ में। मतलब एक प्रकार से जो 1 और 2 है, प्रोग्रेसिव का अपोजिट डिग्रेसिव है, बोल सकते हो ना। मतलब लोअर इनकम लोअर टैक्स रेट, हायर इनकम हायर टैक्स रेट है। यहाँ हायर इनकम मतलब लोअर इनकम हायर टैक्स रेट है, और हायर इनकम लोअर टैक्स रेट, तो ये हो गया तुमको रिग्रेसिव, है ना। तुम्हारा प्रोपोर्शनेट है तो हमेशा हमेशा फिक्स से रहेगा, प्रोपोर्शन में ही रहेगा, एक फिक्स है, उसका रेशियो फिक्स है कि इतना ही % टैक्स होगा। और यह तुम्हारा डिग्रेसिव है कि एक शुरू में बढ़ा लेकिन एक लिमिट के बाद टैक्स रेट फिक्स हो गया। क्लियर हुआ ना। एकदम आराम से क्लियरली समझते चलना है। जैसे तुम देखोगे एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है, मतलब एक अच्छे टैक्स सिस्टम का कैरेक्टर क्या होना चाहिए बताओ। मतलब कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, अपने से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होना चाहिए बताओ। अच्छा टैक्स सिस्टम का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, कुछ तो बोलो अपने से। नहीं दिमाग काम कर रहा है थोड़ा भी। कौन सा टैक्स सिस्टम सबसे अच्छा है, प्रोग्रेसिव की डिग्रेसिव की डिग्रेसिव, क्या है कौन सा बोलो। इसमें से कौन सा टैक्स सिस्टम सबसे अच्छा है, टैक्सेशन का सिस्टम। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव अच्छा है, ठीक है। मतलब कि जनरली वैसा कंट्री के लिए ठीक है जो डेवलपिंग नेशन, जो गरीब है तो कम टैक्स देगा, लेकिन जो पहले से ही डेवलप नेशन है, डेवलप्ड है, जो इसका रियल में मतलब कि सब डेवलप कर चुका है, तो वहां पर अब देखो कैसा टैक्स लगाना है ना लगाते रहो, लेकिन सबसे अच्छा प्रोग्रेसिव ही होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि अच्छे टैक्स सिस्टम के कुछ विशेषता होती है, कुछ सिद्धांत, मतलब कुछ प्रिंसिपल है। देखो अगर हम बात करते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, अच्छे टैक्स सिस्टम का 5 गो सिद्धांत हम बता रहे हैं जो पॉलिसी मेकर के द्वारा दिया गया। एक तो होना चाहिए फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस मतलब समझ रहे हो, वो मतलब चेहरा पर फेयरनेस नहीं, बोलो क्या होगा फेयरनेस मतलब। बराबरी हो सकते हो। फेयरनेस करने का मतलब कि साफ सुथरा होना चाहिए टैक्स सिस्टम, टैक्स लगाए कैसे, क्या उसका डेफिनेशन होना चाहिए, किसको टैक्स में छोड़ना है, क्या क्राइटेरिया है, उस सब में एकदम साफ, एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। मतलब लोग जैसे अच्छे से उसको समझ पाए। दूसरा क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होना चाहिए टैक्सेस। मान लो कि तुम टैक्स लगाते हो और रेवेन्यू उससे जो भी कलेक्ट होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि लोग अगर टैक्स पेयर ही टैक्स नहीं पे करेगा तो फिर कैसे होगा, तो टैक्स पेयर टैक्स पे करे उसके लिए एफिशिएंट होना पड़ेगा। किस प्रकार से मतलब टैक्स सिस्टम लगाया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए कि सब लोग यहाँ तक इंडिविजुअल से लेके ग्रुप तक सही से इन्वेस्ट कर पाए, सही से टैक्स दे पाए,
आज बहुत सारा टैक्स वैक्स लगाया जाता है, जैसे स्मोकिंग टैक्स, तुम बोल सकते हो कि पोल्यूशन टैक्स, फिर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी होना चाहिए, मतलब कि प्रशासनिक रूप से उस पर ज्यादा दबाव नहीं हो, आसानी से, मतलब कि जनरली कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है वो आसान होना चाहिए, टैक्स फाइल करना आसान होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन आसान होना चाहिए। मतलब कि टैक्स रिफॉर्म में कुछ कुछ यह जो मतलब टैक्स रिफॉर्म की बात की गई थी, सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स रिफॉर्म, यह चलैया कमेटी के द्वारा कहा गया था। चलैया कमेटी आगे पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और अंत में हर चीज के बाद ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि दिखे कि हम एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं, तो वह मतलब कि कहाँ जा रहा है, ये सब बात समझ में आना चाहिए। तो हमारे जो हम 4 टाइप्स का टैक्स का बताए हैं, यह तो इंडिया में 1 2 3 टाइप का यूज किया जाता है, चौथा यूज ये वाला नहीं किया जाता है इंडिया में। इंडिया में प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव नहीं, डिग्रेसिव नहीं यूज किया जाता है, चौथा नहीं। जनरली प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल इंडिया में यूज किया जाता है, ये डिग्रेसिव नहीं यूज किया जाता है जनरली। तो हम लोग अगर शुरू करेंगे टैक्स का हिस्ट्री से, ऐसे तो हम तुमको टैक्स का टाइप्स भी बता देंगे कि टैक्स 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। में डायरेक्ट में क्या आता है, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मतलब एक प्रकार से स्टेट ड्यूटी, कैपिटल गेन ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन रियल में क्या होता है कि हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादातर। डायरेक्ट टैक्स तो जनरली नाम है कि कितना परसेंट लगाया जाता है, उसको रट लो, किससे वसूला जा रहा है, जिस पर लगाया जा रहा है उसी से वसूल रहे। तो यहाँ सर पर क्या शुरू होता बताएं, है, एक बार फिर से बोलिए ना। अरे कुछ नहीं समझा रहे थे, डायरेक्ट नहीं, टैक्स और इससे इनडायरेक्ट पहले जो टैक्स में। था ना, ये वाला मेरा छूट। ये वाला हाँ। 5 प्रिंसिपल, मैंने एक अच्छे टैक्स सिस्टम का 5 गो सिद्धांत है कि फेयरनेस होना चाहिए, इफिशियंसी होना चाहिए, मतलब कि प्रशासनिक रूप से आसान होना चाहिए, टैक्स जमा करना फ्लेक्सिबल हो, पारदर्शी हो कि टैक्स कितना जमा कर रहे हैं, उसको पता चले कि हमारे किस चीज का टैक्स लिया जा रहा है। सब एक अच्छे 5 प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम का 5 गो सिद्धांत हो गया। ये लिखने वाली बात है, कहने की नहीं, मतलब इस एग्जाम में नहीं पूछेगा। सर अब एक मिनट आते रुकिए हैं, ना, लिख रहे हैं। लिख ला। उनको मैथिली बोलने का बड़ा मन करता है, लेकिन यह आदमी ये शब्द है मैथिली बोलने वाला, लगता है मैथिली फिर हम भूल जाएंगे। तुमको मैथिली बोलने आता है? नहीं। हो गया, मिथिला क्षेत्र का तुम लोग नाम बदनाम कर दो। यूपीएससी में मैथिली लेने वाला का खूब नंबर आता है ऑप्शनल में। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा कहानी कविता है और सॉरी,
अहाँ के की हाल चाल छै ये ना बोलता है। हम एक और से शुरू करेंगे, बोलोगे तो भैट वैट से सर लिख लिए। लिख दिए ना। चलो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही काम भर। भैट क्या होता है? इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। बोलो, थोड़ा सा टैक्स के बारे में पता है कि नहीं? थोड़ा सा भी? नहीं पता? पढ़ाने से पहले कुछ हम ऐसा टर्म सब बता देते हैं कि तुमको समझ में आना, तो पता बाद में कहो कि पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ एक्ट वैक्ट है टैक्स से संबंधित? देखो, वैट पढ़ाने से पहले हम तुमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं, तो फिर तुम कहो। देखो, टैक्सेशन जो है, टैक्स सिस्टम, वह एक प्रकार से दो पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का। एक होता था मॉनेटरी पॉलिसी, जो पढ़े हो, और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि पैसे को, मनी को कंट्रोल करना, और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि देश के लिए बजट बनाना, ये तुम्हारा टैक्स को कंट्रोल करना, टैक्स सिस्टम, ये सब फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। आगे तुमको पढ़ाएंगे गवर्नमेंट बजटरी सिस्टम, बजट क्या होता है। बजट पता है ना कि नहीं पता है? उसने बताया था ना, आर्टिकल 112 के अनुसार गवर्नमेंट, बजट तो वर्ड यूज होता नहीं जनरली। बजट कहने का मतलब हम कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, उसी का एक लेखा जोखा कर लिए, एक स्टेटमेंट बना लिए। इसको इंडिया में बोला जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किया जाता है, और हर साल फरवरी के फर्स्ट डे को पेश किया जाता है। पहले कुछ अलग दिन को पेश किया जाता था। तो बजट में क्या होता है कि दो चीज होता है। गवर्नमेंट पिछले साल, मतलब कि एक प्रकार का कितना अनुमान प्राप्त किया और कितना खर्च करेगा, इसका एक केंद्र सरकार अपना एक ब्यौरा बनाती है। तो जनरली सेंट्रल का जो बजट निकलता है, उसमें तीन वर्षों का विवरण दिया जाता है कि पिछले साल में क्या एस्टिमेट था, इस बार क्या सुधार हुआ, और एक्चुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में कितना रहा है। तो जैसे ही केंद्र सरकार बजट बनाती है, तो केंद्र सरकार बजट जो बनाती है ना, वैसे ही राज्य सरकार भी अपना कुछ बजट बनाती है। और बजट के लिए चाहे जो भी हो, तीन प्रकार का अकाउंट होता है। एक अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट, मतलब कंटीजेंसी फंड, सरकार का 3 गो अकाउंट होता है, और एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो इस सारा अकाउंट के बारे में आगे पढ़ोगे। तो सरकार को जहां से इनकम होता है, कहाँ से इनकम होगा सरकार को? बजट अगर बनाएगा सरकार, तो कहीं से न कहीं सरकार को इनकम होगा, और उसी को डेवलपमेंट में खर्च होगा, मतलब एक्सपेंडिचर करेगा। तो इनकम कहाँ से होगा देश को? सोचो। तो देश को इनकम एक ही चीज से होता है, टैक्स लगाने से। देश को इनकम कहाँ से होगा? टैक्स लगाने से, है ना।
तो एक हो सकता है कि डायरेक्टली टैक्स लगा दे, देखो एक वो टैक्स के रूप में प्राप्त होता है और एक नॉन टैक्स के रूप में। जैसे कोई सरकारी इंडस्ट्री है तो सरकारी इंडस्ट्री अपना जो भी प्रॉफिट करता है वो प्रॉफिट देश को दे देता है, तो लेकिन ज्यादातर इनकम कहाँ से होता है? टैक्स से। तो टैक्स दो टाइप्स का हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हुआ ना? तो देखो तो टैक्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि टैक्स का मेथड बता दिए, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, हो गया ना? मतलब एक अच्छा टैक्स सिस्टम का कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे इफिशियंसी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी सही होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, तो बहुत सारा टर्म होता है इसके लिए। तो इंडिया में जो टैक्स की बात करते हैं तो बहुत सारा टैक्स है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, तुमको यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सर्विस टैक्स। तो टैक्स लगाने के लिए तीन स्तर पर टैक्स लगाया जाता है, इसको समझो। एक होता है केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, एक होता है स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, और एक होता है तुम्हारा लोकल लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट होता है ना। तो सेंटर के लेवल पर टैक्स लगाया जाएगा जैसे, और यहाँ पर राज्य स्तर पर राज्य सरकार टैक्स लगाती वसूलती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत में भी जैसे बाजार टैक्स लिया जाता है, मेला टैक्स लिया जाता है, सब। तो यह तीन प्रकार का, जैसे बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रेल किराया पर भाड़ा पर टैक्स लगा देती है, ये सब बहुत प्रकार का टैक्स वैक्स है। तो एक इसी से संबंधित एक कंसेप्ट आया, एक है लैफर कर्व, ये हमेशा यूपीएससी के पॉइंट वाला टैक्स है, क्वेश्चन है कि टैक्स का एक हम तुमको बता देते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लैफर कर्व मतलब कि एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर लैफर। उन्होंने यह कंसेप्ट दिया था कि टैक्स मतलब क्या, के जो रेट है उसके बीच, मतलब कि टैक्स का रेट है और इससे रेवेन्यू जितना जनरेट होता है, मतलब कि बोल सकते हो टैक्स रेट एंड रेवेन्यू जनरेशन के बीच एक रिलेशनशिप दिखाता है। तो ये क्या है, टैक्स रेट और रेवेन्यू जनरेशन के बीच कौन सा रिलेशनशिप दिखाता है लैफर कर्व? तो इसका होता है कि हम मान लो कि टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स का एक लिमिट फिक्स कर दिए, कितना मैक्सिमम टैक्स रेट हो सकता है जिसके आधार पर तुम्हारा ज्यादा टैक्स रेट कितना ज्यादा तक। अगर मान लो कि 100 रुपया कमाते हो, तुमसे 100 रुपया टैक्स के रूप में वसूल लिया जाए, तो क्या तुम कमाना शुरू करोगे? या 100 रुपया पर डे कमाते हैं, उसमें 50 रुपया टैक्स ले लिया जाए, तो तुम टैक्स देना अच्छा मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो। नहीं मानेंगे। तो एक लिमिट होता है कि कितना लोग कितना परसेंट टैक्स रेट को सह सकता है। आज सोचते हो कि इंडिया में टैक्स रेट जीएसटी में है 18%, मैक्सिमम 28%। तो मैक्सिमम 28% क्यों रखा गया? उसको 30%, 40% भी तो किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? तो यही लैफर कर्व कहता है कि एक लेवल होना चाहिए मैक्सिमम टैक्स रेट का, जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो सके। अगर ज्यादा लगा दोगे तो लोग जमा नहीं करेगा, कम लगा दोगे तो उससे रेवेन्यू आएगा ही नहीं। अगर 2% टैक्स लगा दिया जाए तो तुम सब लोग टैक्स जमा कर दे तो ये पैसा नहीं आएगा। तो डेवलपमेंटल वर्क के लिए मतलब कि पैसे ही देश के पास नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? अगर
बहुत ज्यादा लगा दिए तो लोग टैक्स तो देगा, लेकिन सॉफ्ट टैक्स नहीं देगा, टैक्स चोरी शुरू हो जाएगा, और टैक्स चोरी होगा तो फिर रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा। एक प्रकार से इस प्रकार से होना चाहिए टैक्स रेट की रेवेन्यू भी ठीक से जनरेट हो सके। यही है तुम्हारा लैफर कर्व। तो देखो, तो टैक्स रेट इतना होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन भी एक होना चाहिए। इसके लिए एक टैक्स रेट का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। एक क्या कहा कि एक ऑप्टिमम OPTIMEM लेवल होना चाहिए किस चीज का, टैक्स रेट का। कितना होना चाहिए, तो जनरली उन्होंने अपने हिसाब से फिक्स किया था टैक्स रेट का ऑप्टिमम लेवल। तीस % कितना परसेंट, 30%। एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं इसको। उन्हीं का ग्राफ है बनाया हुआ, आर्थर लैफर का बनाया हुआ ग्राफ को हम लोग समझते हैं। क्या बन गया, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। यह तुम्हारा 0 हो गया, तुम लोग सीधा बनाना 30, 60, 90 और मैक्सिमम 100% टैक्स। ये ना हो सकता है, ये टैक्स रेट है परसेंटेज में। और यह तुम्हारा है टैक्स रेवेन्यू। मान लो कि करोड़ रुपया में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, तो 0% अगर तुम्हारा टैक्स है, थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, 30% यहाँ हुआ ना। लेकिन यहाँ पर जैसे 30% पर पहुंचा, यहाँ से धीरे 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 टैक्स रेट फिर से डिक्लाइन करना, टैक्स रेट बढ़ते गया और फाइनली तुम्हारा इनकम डिक्लाइन करना। बात समझ रहे हो? तो 30% पर तुम्हारा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन हुआ। यह ग्राफ किसका है, तो लैफर कर्व का, आर्थर लैफर का लैफर कर्व है। ऑप्टिमम लेवल कितना हो गया, यहाँ तक कि चाणक्य ने भी कहा था कि कर का दर इतना रखना चाहिए कि करदाता को इसका एहसास न हो कि कर का भार लोगों पर वैसा हो जैसा हाथी के कंधे पर धूल कण का भार हो, है ना। मतलब टैक्स रेट उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि चुकाने वाला चुकाए नहीं। तो टैक्स का एक मतलब होना चाहिए कि उतना होना चाहिए जो स्वेच्छा से लोग उसको दे सके, या टैक्स रेट का भार टैक्स पे करने वाला सहन कर सके। अगर उसका सीमा पार होता है तो लोग टैक्स में चोरी करना शुरू हो जाएगा, समझ में? नहीं तो ज्यादातर लोग, इसके लिए एक टर्म आता है टैक्स इवेजन, नाम सुने हो, टैक्स इवेजन। अगर ज्यादा तुम्हारा टैक्स रेट होगा तो टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगा, मतलब ज्यादा लोग कर से बचना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में ब्लैक मनी आ जाएगा। या टैक्स नहीं चुकाने का मतलब है कि इंडिया के पास ब्लैक मनी हो जाना। ब्लैक मनी तभी है, टैक्स चोरी करता है लोग। तो लैफर का समझ में आया कि नहीं?
नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? आया सर। तो टैक्स इवेजन के आधार पर अगर ज्यादा टैक्स कर दोगे तो एक बात और आ जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। तो जनरली इंडिया में दो प्रकार से अर्थव्यवस्था होती है, एक होता है ब्लैक इकोनॉमी, एक होता है व्हाइट इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी मतलब ब्लैक मनी ज्यादातर चल रहा है, व्हाइट इकोनॉमी मतलब जिस पर टैक्स पे होता है वो व्हाइट इकोनॉमी हो गई। और व्हाइट एंड ब्लैक जब दोनों किसी भी इकोनॉमी में एक साथ चले तो उसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। जैसे इंडिया पैरेलल इकोनॉमी है, इंडिया पर जनरली क्राइसिस आ जाता है, मंदी आ जाता है तो ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? सर एक बार फिर से बोलिए ना। पीछे वाला कि अभी इसको समझा दे। ये वाला देखो, काली अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी जिसमें टैक्स नहीं दिया जाता, टैक्स का चोरी हो रहा है, और जितना पर टैक्स दिया जा रहा है वो व्हाइट इकोनॉमी हो गया। लेकिन वैसा देश या वैसा इकोनॉमी जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट मनी, ब्लैक मनी सब चल रहा है साथ में, तो उसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि सिर्फ व्हाइट इकोनॉमी है, एक प्रकार से इंडिया है इकोनॉमिक ना सर पैरेलल इकोनॉमी? मान सकते हैं इंडिया को पैरेलल इकोनॉमी, क्योंकि ऐसे तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो वाला क्वेश्चन पूछेगा तब सेक्टर के अनुसार, एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन व्हाइट और ब्लैक, काली और सफेद अर्थव्यवस्था के अनुसार इंडिया पैरेलल इकोनॉमी में आता है, क्योंकि इंडिया में जितना पर लोग टैक्स जमा करते हैं उससे ज्यादा लोग कमाते हैं जिस पर टैक्स नहीं जमा करते हैं। सर लेकिन गतिशील सामान है। तो खरीदेंगे तो उस पे तो देना ही ना होगा, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पे तो देंगे ही ना। बहुत ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अपने से प्रोड्यूस करते हैं, उसी को खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और उस पर टैक्स पे नहीं करते हैं। सुनो, एक चाय वाला क्या करता है, दूध और चीनी का तो टैक्स देता है, लेकिन उसको बेच कर जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है क्या उस पर टैक्स देता है? पता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। जितना भी वैल्यू एडिशन किया उस पर टैक्स लगना चाहिए। चौक पर जो भी दुकान जो कुछ बना के बेचता है अगर वही चीज रेस्टोरेंट में हो गया तो वहां पे तो देगा। हाँ, तो हो गया वही ब्लैक और इकोनॉमी हुआ, ब्लैक और व्हाइट दोनों एक साथ चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहा है, ब्लैक इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ ना? लैफर कर्व समझ में आ गया, पैरेलल इकोनॉमी समझ में आ गया, तुम्हारा सब अलग अलग टैक्स लगाता है, थोड़ा बजट के बारे में बात कर लिए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्स सिस्टम 5 है, नहीं है और भी ज्यादा होता है, 5 मेन हम बता दिए, मेथड ऑफ टैक्सेशन बता दिए तुमको, टैक्स का टाइप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, अब वो हो गया जीएसटी में जो इसको पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट वैट नहीं पढ़ाएंगे, वैट में थोड़ा सा समझा देंगे एग्जाम्पल से। चलो अभी हम इस पर बात करते हैं। तो सिर्फ टैक्स नहीं होता है, कभी कभी तुम टैक्स सुनोगे, कभी कभी सेस लगाया जाता है, कभी कभी सरचार्ज लगाया जाता है। ये 3 वर्ड है, और तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? टैक्स लगाना तो जानते हो, टैक्स के ऊपर से सेस लगा दिया जाता है, टैक्स के ऊपर से सरचार्ज लगा दिया जाता है, ये तीनों है क्या? मतलब टैक्स एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन है ना, है गवर्नमेंट के लिए, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो टर्म आ गया सेस एंड सरचार्ज, ये क्या है? टैक्स का क्या उद्देश्य है हम उसको नहीं पूछ सकते गवर्नमेंट से, टैक्स डेवलपमेंटल वर्क। लेकिन सेस और सरचार्ज अगर तुमसे वसूला जाता है तो उसको तुम पूछ सकते हो कि उसका क्या उद्देश्य है। सेस को हिंदी में बोलते हैं उपकर, और वही सरचार्ज को कहोगे तो अधिभार। समझ में आ रहा है ना? यस सर।
शेष एक विशेष किसी प्रयोजन से लगाया जाता है, स्पेशल उसका पर्पस होता है। लेकिन सरचार्ज क्या होता है? कर के ऊपर से कर लगा दिया जाए तो उसको सरचार्ज बोलते हैं। कर के ऊपर से टैक्स ऑन टैक्स लगा दिया जाता है। सरचार्ज एक प्रकार से क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। एक ही प्रकार से मानेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि सरचार्ज को डायरेक्ट टैक्स पर ही लगाया जाता है, ये भी क्वेश्चन समझ लेना। अप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट टैक्स, अप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो सरचार्ज है तुम्हारा शेष है, शेष डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर अप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में आया? दोनों को दो भाग में, टैक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन शेष और सरचार्ज में क्या हो गया कि मतलब कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर लगा सकता है, लेकिन सरचार्ज ओनली डायरेक्ट टैक्स पर लगता है। तो जैसे मान लो कि शेष लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन टैक्स ले लिया गया, शिक्षा कर, कि अगर हम कुछ पैसा लेते हैं टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा तो शिक्षा पर ही उसको खर्च करेंगे तो शेष हो गया। लेकिन अगर सरचार्ज लगाया जाता है तो सरचार्ज का मतलब होता है कि एक प्रकार से मान लो कि 100 रुपया का एक ट्रेन का टिकट लिया जाता है, तो ऊपर से 10% उस पर, मतलब टिकट के ऊपर 10% मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट टैक्स, तो हो गया सरचार्ज। इसका मतलब है कि मान लो कि 100 रुपया तो तुम्हारा टैक्स हुआ, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट टैक्स 10 रुपया लिया गया, तो तुमको मतलब कहने का मतलब 100 रुपया के टिकट पर जो तुमको 10% का टैक्स लगाया गया, उससे ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट पर ही खर्च किया जाएगा। लेकिन सरचार्ज को जनरली लगाया जाता है किस क्षेत्र पर? सरचार्ज मेनली जनरली लगाया जाता है मेनली कि जो भी एक नेचुरल कलामिटी होगा, प्राकृतिक आपदा जानते हो ना, उनसे निपटने के लिए उस पैसा को खर्च किया जाएगा। मान लो कि तुमको रेलवे पर टैक्स लगा दिया 10% एक्स्ट्रा, तो 100 रुपया का टिकट है, तुमसे 110 रुपया लिया जा रहा है, तो 10% सरचार्ज हुआ, तो 10% उस रुपया के लिए है कि 10 रुपया कि मान लो किसी कारणवश भूकंप आया, ट्रेन उलट गया है ना, ट्रेन अपने पटरी से उतर गया, लोग मर गया, तो उसको जो योगदान दिया जाएगा उसको परिवार वाले को, तो कहाँ से दिया जाएगा? फिर ट्रेन का डेवलपमेंट करना है तो कहाँ से होगा? तो इसके लिए सरचार्ज लगाया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो लेकिन सरचार्ज पर ध्यान रखना है कि हमेशा अप्लीकेबल होता है डायरेक्ट टैक्स पर, और शेष तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पर। जैसे एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन डेवलपमेंटल वर्क के लिए करते हैं इसका यूज, स्पेशल डेवलपमेंटल वर्क किसी खास क्षेत्र में कहते हैं ना। कभी कभी प्रचार में देखते हो कि सरकार क्या करती है कि इतना रुपया शिक्षा पर खर्च करेगी, जैसे यह शैम्पू साबुन खरीदेगा तो उसका इतना परसेंट स्कूल खुलने में खर्च होगा, यही सब होता रहता है। तो ऊपर से सेस लगा दिया गया, और जनरली जहाँ नेचुरल कम्युनिटी से खतरा होने की संभावना होती है तो वहां पर सरचार्ज लगा दिया जाता है। तो इस सेस और सरचार्ज कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कि चक्रवात आ गया, जो तटीय देश है उस सबको फिर सुरक्षा देने के लिए जो सरचार्ज लगाए हैं उससे इनकम जो हुआ है वहां पर खर्च किया जाएगा। एजुकेशन पर सेस लगता है, रोड पर सेस लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेस लगता है, समझा?
अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम भी देखते रहना तो पता चले कि लेट ना हो जाए। और तो इसे मेरे साथ छुट्टी है, आज कौन दिन है? वेडनेसडे, देखो छुट्टी ही होना चाहिए। 7:44 कोई टाइम है। इतना क्लियर हुआ? अभी तुम लोग को एक और बताते हैं, एक टर्म बता देते हैं। टर्न ओवर टैक्स क्या होता है, मतलब कि वैट क्या है, टर्म पहले सिखा देते हैं। टर्न ओवर टैक्स एंड वैट। अब तुमको जीएसटी बताएंगे। थोड़ा सा वैट और टर्न ओवर टैक्स के बारे में। पहले टर्न ओवर टैक्स चलता था और उसके बाद वैट आया, थोड़ा सा सुधार हुआ था, और उसके बाद तुम्हारा आया जीएसटी। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, इसको कहते हैं टर्न ओवर टैक्स ही बोलते हैं। ये होता क्या है? मान लो कि कोई सामान है, एक एग्जाम्पल से बताएंगे तुमको, उसका डिफिनेशन सब का मतलब नहीं है। टैक्स वैक्स में कुछ डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, पता चलेगी पढ़ते रहोगे डिफिनेशन। एग्जाम में मेंस में नहीं पूछता है टैक्स क्या है, फ्री में पूछा जाता है। मान लो कि एक किसान है, इंडस्ट्री सेक्टर में एग्जाम लेते हैं। एक फार्मर है, फार्मर एक कपास उत्पादन किया। हम कॉटन का एग्जांपल लेके दे रहे हैं। कपास समझते हो ना, कॉटन। तुम सब पूछ रहे श्रेया, कपास जानते हो? कॉटन यस सर, यस जैसे सर, कपड़ा बनता है। तो मान यस सर। लो कि कपास की खेती किया किसान, तो उसने क्या किया कि उसको किसान कपास तैयार किया, उसका उससे कपास तैयार करने के बाद वह क्या बनाएगा? पहले किसान कुछ भी उत्पादन करता है तो उसके प्रोडक्ट पर तो टैक्स लगता होता नहीं है। किसान के सामान पर टैक्स लगे, ये सब सही नहीं है, तो बेच दिया। मान लो किसान के पास, हम कॉटन का एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉटन, तो कॉटन प्रोड्यूस किया, तो उसका 100 रुपया का, मान लो कि किसान ने अपना कॉटन को, एक कॉटन है उसको 100 रुपया में किसको बेच दिया? एक स्पाइनिंग मिल। स्पाइनिंग मिल जानते हो ना, जो उससे धागा बनाता है, जुलाहा। तो स्पाइनिंग मिल वाला 100 रुपया में खरीदा, लेकिन मान लो कि जब धागा बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो इसमें वैल्यू एडिशन करेगा ना, अपना मेहनत लगा रहा है तभी ना धागा बन रहा है ना। स्पाइनिंग मिल उसको धागा बनाने में वह 50 रुपया और खर्च कर दिया, मैंने मेहनताना उसका जोड़ो, तो फाइनली कितना हो गया? 150 रुपया। स्पाइनिंग मिल का तुमको कॉस्ट हो गया 50 रुपया, मेहनत उसका जुड़ा। फिर यहाँ से के पास गया, वेविंग मिल के पास, जो बुनाई करता है, धागा बनाया इतना में, और उसने क्या किया? हाँ, एक और बात समझ लेना, टैक्स रेट तो हम बातें नहीं की। तुम्हारा टैक्स रेट कितना है? 10%। हम टैक्स रेट मान लिए 10%। फार्मर कॉटन प्रोड्यूस किया 100 रुपया का, और उसने बेच दिया स्पाइनिंग मिल को। क्या हुआ पुनः? तो स्पाइनिंग मिल के पास बेचा, तो स्पाइनिंग मिल अपना कुछ मेहनत लगाया, मेहनत किया ना, तो 50 रुपया का मेहनत किया होगा तो धागा बनाने में, तो 150 रुपया टोटल उसका कॉस्ट हो गया। लेकिन 10% टैक्स है। 10% क्या चीज है? टैक्स है। तो 10% टैक्स कहने का मतलब
ये 150 का टैक्स लगा 10%, तो कितना हो गया, 15 रुपया बढ़ जाएगा। तो फाइनली टैक्स किस पर लगता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगेगा 150 प्लस 50, नहीं 50 रुपया उसका मेहनत है, 150 का 10% कितना हो गया, 15 रुपया हुआ ना। तो फाइनली 165 रुपया यहाँ का कॉस्ट आ गया। और वेविंग मिल क्या करेगा, उससे 115 रुपया में खरीदेगा, मतलब 165 रुपया में खरीदेगा। तो 165 रुपया में और भी अपना भी मेहनत तो जोड़ेगा। मान लो कि बुनकर ने अपना मेहनत जोड़ दिया कुछ रुपया, ₹70 इसमें वैल्यू एडिशन किया अपना, कितना रुपया, ये अपना 70 रुपया इसमें जोड़ रहा है। इसमें अपना वैल्यू एडिशन स्पिनिंग किया था 50 रुपया, ये अपना 70 रुपया किया। तो ये कितना किया तुम्हारा, 165 में 70 जोड़ो, कितना हुआ, 235। नहीं, ऐसा 70 रुपया मत समझो, नहीं तो पता चले कि दशमलव में कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो कि वेविंग मिल ने इसको कर दिया स्पाइनिंग है, हम 35 रुपया लेके चलते हैं, सही रहेगा ना। तो 200 रुपया हुआ, 200 में खरीदा। अब प्लस में फिर इस पर 10% टैक्स, तो 20 रुपया टैक्स लगा, तो कितना हो गया, फाइनल 220 रुपया। यह स्पाइनिंग वेविंग मिल जो है अपने प्रोडक्ट को, मतलब कि कपड़ा तो बुन दिया, उसके बाद कपड़ा गया किसके पास, टेलर के पास, सिलाई करने के पास वाला के पास। और टेलर के पास जैसे गया, तो टेलर तो अपना कपड़ा सिलने कुछ ना कुछ पैसा लेगा ना। तो इसने अपना 80 रुपया वैल्यू एडिशन किया, मूल को जोड़ा 80 रुपया। तो ये देखो 80 रुपया तो 300 रुपया हो गया, 300 का टैक्स कितना होगा, 30 रुपया, 330 रुपया में इसके पास गया। और यही चीज आपको गया फिर होलसेलर के पास। अब कपड़ा तो सिलाई हो गया, होलसेलर क्या किया, अपना वैल्यू एडिशन कर दिया 20 रुपया, कितना रुपया, तो ये हो गया 350 रुपया, फिर इस पर 10% टैक्स, तो फाइनल आ गया 385 रुपया। होलसेलर के पास यही आया तुमको कस्टमर के पास, जैसे रिटेलर के पास, तुम लोग सीधा लिखना ठीक रहेगा। तो रिटेलर उसमें फिर कुछ अपना वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपया मान लो कि, नहीं रिटेलर 50 रुपया न करके, रिटेलर तो ज्यादा पैसा कमाता है ना, समझ ले रहा रिटेलर इसमें पैसा कितना लगा दिया, 385, इसमें डाल दो 45 रुपया, रिटेलर वैल्यू एडिशन किया कितना, 45 रुपया, इसमें कितना हो गया, 435 रुपया डालो, 420 रुपया हो गया ना, 420 का फिर 10% टैक्स, मतलब 42 रुपया और जोड़ दो। फाइनली क्या हो रहा है, 462 रुपया में किसको मिल रहा है, यह कस्टमर को मिल रहा है। तो ये हुआ तुम्हारा MRP, मतलब कि सेलिंग प्राइस। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही ना होता है, इसी के आधार पर तय कर दिया गया, इसके ऊपर ही MRP रखा जाता है। तो देखो पहले यह चलता था टर्नओवर टैक्स, जितना भी टर्नओवर हुआ उतना भी टैक्स लगा। देखो यहाँ 15 रुपया टैक्स लगा, यहाँ 20 रुपया टैक्स लगा, यहाँ 30 रुपया टैक्स लगा, यहाँ पर तुमको 35 रुपया टैक्स लगा, यहाँ पर 42 रुपया टैक्स लगा। तो टोटल टैक्स कितना हुआ,
देखो यहाँ पर 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35, ये सब टैक्स लग रहा है ना। लेकिन वही तुमको वैट आया, इसमें सुधार किया गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या तुमको टर्नओवर टैक्स का एग्जांपल बताया है। अब देखो जितना भी टर्नओवर हुआ, जितना भी टर्न हुआ उतना भी टैक्स लगा। लेकिन इसमें क्या सिस्टम था, वैट के आने से अभी तक जो एग्जांपल समझाया समझ में आया कि नहीं आया। इसका पुराना वाला टैक्स सिस्टम कैसे चलता था, नहीं आया। आया सर आ समझ रहा में। है। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी चीज है, तो समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या, तब समझ में आएगा टैक्स लगता कैसे। वैट लगता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो फिक्स कर दिया। अभी 10% लेके एग्जांपल चलते हैं। तो फार्मर का तो 100 रुपया का था, जो नाम है उसी के सामने समझ लेना। लेकिन स्पाइनिंग मिल इसमें कितना 50 रुपया ऐड किया, तो उसके पास गया कितना में 150 रुपया में। तो वैल्यू सिर्फ इसमें नाम है वैल्यू एडिशन। ये जो 50 रुपया जो टैक्स में जोड़ा था, सिर्फ इस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 50 का टैक्स कितना रुपया होगा, 5 रुपया 10% के हिसाब से, तो 155 रुपया हो गया। अब देखो फिर यहाँ से इसके पास गया, तो ये 35 रुपया जोड़ा था, तो 155 तो हुआ, प्लस इसमें कितना जोड़ेगा 35 का 3%, तो 3.5 रुपया, मतलब 100, मतलब क्या हो गया 158 रुपया। फिर यहाँ गया इसके पास, अरे ये तो जोड़ना भूलिए गए, मतलब 155 है 3, अरे कितना हुआ, 30 जोड़ना 35 जोड़ना भूल गए हैं, 155 और 35 190 198 होगा ना। अपने मन से एग्जाम्पल लेने में थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। 193 अब सही है ना, 193.5, क्योंकि ये 35 रुपया जुड़ा था। अब देखो 35 जुड़ा, अब अगला बार 180 जुड़ेगा, 80 जुड़ा तो कितना 273.5, और इसमें 8 रुपया टैक्स लगेगा, बराबर कितना आ गया 281.5 रुपया। अगला फेज में आएगा इसके पास, तो 20 रुपया जोड़ रहा है, तो 301.5, और इस पर टैक्स 2 रुपया, तो है 303.5 रुपया। ये अपना 35 रुपया जोड़ा, इसमें 35 338.5 और प्लस 35 का 3.5 रुपया, तो 38 3 41 342 रुपया। देखो समझ में आ रहा है। टर्नओवर टैक्स था तो कस्टमर के पास 462 रुपया में सामान पहुंचा, और वही तुम्हारा वैट आने से तुम्हारा कस्टमर के पास कितना में प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है 342 रुपया में। कंसेप्ट बुझाया कि नहीं। तो जैसे ही टैक्स रिफॉर्म होता है, टैक्स में सुधार होता है, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का पैकेट पर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। तो तुमको टर्नओवर टैक्स और वैट में अंतर बुझाया कि कैसे काउंट होता था वैट, कैसे होता था टर्नओवर। तो अंतर क्या था, जो टर्नओवर टैक्स लिया जाता था ना, उसमें टैक्स पर भी टैक्स वसूल लिया जाता था। जैसे 15 रुपया में हम टैक्स दे चुके हैं,
और ये 15 रुपया यहाँ जुट गया, तो फिर उस 15 रुपया के ऊपर से भी उसका 10% में जो 20 रुपया टैक्स लगा रहा है, इस टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है। फिर ये जो 20 रुपया टैक्स लगा, चाहे 15 रुपया लगा था, उस पर भी दोबारा टैक्स लग गया। वो जो वैल्यू जुड़ा था उस पर भी टैक्स पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स होते जा रहा है। इसके कारण यह वैल्यू बढ़ जाता था। लेकिन वही वैल्यू एडेड टैक्स लगा, तो एक बार जिस पर टैक्स लग गया उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता है ना, टैक्स का रिबीट मिल जाता है। इसके कारण इसका वैल्यू प्राइस का घट गया। तो वैट आने से यह सुधार हुआ। पहले चलता था टर्नओवर टैक्स, अब हुआ वैट, और इससे भी सुधार हुआ था, आज जीएसटी टैक्स आ गया है। तो जीएसटी पढ़ाएंगे, कितना क्लियर हुआ? सर वैट वाला एक बार और यस समझाइए। सर। हम वही चीज को दोबारा से समझा दिए, जैसे पहले पूरा समझ लो। कॉटन, एक फार्मर का एग्जांपल लेकर समझा। फार्मर एक टैक्स, मतलब कि कॉटन का प्रोडक्शन करता है, 100 रुपया का उसका क्या है कॉटन, लेकिन वह उससे स्पिनिंग मिल जो है, बुनाई करने वाला, मतलब कि स्पिनिंग मिल, धागा बनाने वाला जो मिल होगा, खरीद लिया, तो खरीदा तो उसका धागा बनाया, तो 50 रुपया अपना जोड़ दिया, मेहनत आना, और उस पर फिर से तो हो गया, और उसका 15% टैक्स लग गया। 100 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 15 रुपया टैक्स, 165। फिर विविंग मिल के पास गया, ये अपना मेहनत जो वैल्यू एडिशन किया, कितना 35 रुपया, तो हो गया फिर 100 200, इसमें 20% रुपया टैक्स भी 200 का, तो 220 रुपया। फिर हुआ तुम्हारा टेलर के पास गया, 80 रुपया जोड़ा, तो 300 हो गया, 300 में 30 रुपया टैक्स, 330। फिर तुम्हारा, क्योंकि टैक्स 10% लिए हैं, फिर तुम्हारा 20 रुपया इसमें होलसेलर वाला अपना कमाई जोड़ा, और फिर टैक्स दिया कितना 35 रुपया, 350 का 385 हो गया। रिटेलर 35 रुपया जोड़ा, तो फिर 420 हो गया, उसका 42 रुपया टैक्स दिया। तो जनरली 462 कस्टमर के लिए एमआरपी हुआ, तो इसमें इतना बार टैक्स लग गया। तो इसमें जो 15 रुपया टैक्स लगा था, उस पर भी दोबारा टैक्स लगा, इस पर दोबारा टैक्स लगा, दोबारा टैक्स लग रहा है। लेकिन वही वैट आने से क्या हुआ है, फार्मर का प्राइस कितना था कॉटन का, 100 रुपया। वेविंग मिल के पास गया, तो 50 रुपया अपना जोड़ा था, जो 100 में 50, नहीं ना, 50 जोड़ा था 100 में, तो 150 हुआ था। लेकिन तो 50 जोड़ा सिर्फ उसका टैक्स लगा, वैल्यू एडिशन का। फिर यहाँ पर जो 35 रुपया जोड़ा, इसमें 35 जोड़ा ना, यस सर। उसका टैक्स लगा 3.5 रुपया। फिर इसमें 80 जोड़ा, उसका 8 रुपया टैक्स लगा। तो सिर्फ जितना भी वैल्यू एडिशन करते हैं, सिर्फ उसका टैक्स दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडिशन टैक्स। जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही रेट बढ़ता जाएगा, और सिर्फ और हाँ, सिर्फ वैल्यू जितना ऐड हो रहा है उसी पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा। टैक्स एंड टैक्स नहीं लग रहा था, इसको वैल्यू एडिशन टैक्स लग। मन करते इसको ऐसा ही एक लाइन डायग्राम के अनुसार छाप लेना, समझने के लिए बहुत फायदा करेगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ श्रेया? यस सर। इकोनॉमिक पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा जब रिवीजन करोगे ना, तो फिर और ज्यादा क्लियर होगा। दोबारा किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ना सब याद हो जाएगा, टर्म सब, कि क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या सुधार होना चाहिए इसमें। हम तो अपने कहते हैं कि एक बार में तुमको पूरा क्लियर नहीं होगा इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट, फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। ये सब एग्जाम्पल तुमको बुक में नहीं मिलेगा। अभी तो वैट या टर्नओवर टैक्स इतना पे जीता है, जब जीएसटी पढ़ोगे तो लगेगा कि दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है, पूरा दिमाग हिल जाएगा। और इसके बाद एक और कैलकुलेशन वाला चैप्टर है तुमको, बजट, फार्मूला भरल है, 3-4 पन्ना फार्मूले उसमें होगा। ये दोनों पढ़ लोगे तब क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि कुछ इकोनॉमिक्स सीखे। तो देखो, वैट लगने से क्या कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ, वैट को लाया गया तो कुछ ना कुछ जनरली कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा ना।
तो सबसे बड़ी बात है वैट लागू होने से क्या हुआ कि हर चीज पर कंज्यूमर के लिए रेट कम हो गया। मतलब मार्केट में किसी चीज का प्राइस कमने से उसका और क्वालिटी बढ़ने लगा तो उसका सेल बढ़ने लगा। तो सेल जैसे ही बढ़ेगा किसी चीज का, कोई सामान सस्ता में मिलना शुरू होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, है ना। थोड़ा सा उसका यूज ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो कंज्यूमर ज्यादा किसी चीज का यूज करने लगेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम बढ़वे करता है। कहते हैं ना कि 100 रुपया में किसी से सामान को बेचो और 10 रुपया में बेचो, लेकिन 100 रुपया में बेच कर तुम अगर 10 को बेचो, 10 रुपया में बेचकर 5-6 हजार बेच दो और प्रोडक्शन में लागत कम में हो तो क्या होगा। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अभी इतना स्टूडेंट पढ़ रहे हो, मान लो कि एग्जाम्पल है 1000 रुपया हम लिए मंथ का, कंसेप्ट समझो। अगर 5 आदमी पढ़ा, 5000 का बैग, अगर कोई फी रख दिया 200 रुपया और वो उतना ही मेहनत वही चीज 50 आदमी को बेच दिया, पढ़ा दिया, तो कितना हो गया 10,000। तो प्रॉफिट किसको हुआ, इसको। मेहनत उतना ही है लेकिन कॉस्ट आउटपुट उसका ज्यादा हो गया, लोग के लिए भी फायदा हो गया, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया। ये सब सिस्टम होता है। लेकिन एक होता है कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, इसके कारण भी अपना कॉस्ट नहीं डिक्रीज करता है। अब देखो इस पर भी दो पहलू होता है कि जैसे मान लो कि आईफोन अगर रेट सस्ता कर दे तो कोई फिर उसका भी वैल्यू हो जाएगा, जैसे नोकिया, सैमसंग, ओप्पो फोन होता है उसके जैसा। दोनों तो फोन है, लेकिन वो 1 लाख काहे रखा है, काहे नहीं रेट कम कर देता है। तो हर चीज का अपना प्रीमियम उसका बना रहे, हाँ। लोग के मन में उसका मतलब एक अलग सा दर्जा बना रहे। अगर तो दो धातु है, लोहा और सोना। सोना उतना महंगा है, लोहा। अगर मान लो कि सोना लोहा से सस्ता हो जाए तो लोग सोना खरीदना सोचेगा ना खरीदेगा। तो वही जैसे बात अभी है। एल्यूमिनियम है। हाँ, ये सब कंसेप्ट समझा करो हर चीज। तो आज और पढ़ाई के रहने दे। सर रहने दीजिए। ठीक है, रहने देते। तो पढ़ना, पिछला चैप्टर वाला को भी करना कवर, इसको भी पढ़ना, इसको थोड़ा सेव कर दो। सर वीडियो नहीं आता है। आ जा